हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसे कैसे संतुलित करते हैं ये पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है संयोजन या कॉम्बिनेशन। संयोजन या कॉम्बिनेशन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हो तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी मिलकर क्या बना दें? ए बी बना दें, या ए बी सी मिलकर ए बी सी बना दें। तो यहाँ पर ये पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जब पानी में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। जब पानी में क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम क्विकलाइम, कली चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? या तो क्विकलाइम, कली चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। और जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर कई बार इस तरह का प्रश्न आता है कि इस अभिक्रिया में आपने क्या अवलोकन किया? जब हम एक बीकर में पानी लेकर, इस बीकर में हमने क्या लिया? पानी लिया, और इसमें हमने क्या मिला दिया? कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया। क्या मिला दिया? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना मिला दिया। तो हम क्या देखते हैं, क्या अवलोकन करते हैं? यदि हम इस पात्र को, इस बीकर को हम छूकर देखें तो ये गर्म हो जाता है। जैसे ही हम पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो कुछ धुआं जैसा निकलता है और बीकर गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया में हीट या ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण हुआ? ऊष्माक्षेपी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम चूने का उपयोग सफेदी उत्पन्न करने के लिए करते हैं या पुताई करते हैं तो दीवार चमकने लगती है, एकदम सफेद हो जाती है। क्यों? ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये वायुमंडल में उपस्थित कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड धीरे धीरे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कैसा होता है? सफेद या व्हाइट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। इसलिए जब हम पुताई करते हैं तो दीवार एकदम सफेद दिखाई देने लगती है। जब हम पुताई करते हैं तो थोड़ी फीकी होती है, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है तो सफेद दिखाई देने लगता है। तो सफेदी किसके कारण उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण उत्पन्न होती है। इस तरह की
संयोजन अभिक्रियाओं के कई उदाहरण हो सकते हैं जिसमें पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं। अन्य उदाहरण देखें तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम को यदि हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर क्या बनाती है? जल बनाती है। तो इस तरह के ये सब किसके उदाहरण हैं? संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रियाएं। कौन सी? अपघटन। अपघटन अभिक्रिया या इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है या एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन मतलब टूटना। एक पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ AB है, ये अपघटित होकर A और B बनाता है, या कोई पदार्थ ABC है और अपघटित होकर A + B + C बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाओं के उदाहरण देखें तो यहाँ पर हम लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, संगमरमर भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे यदि हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो ये किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में अपघटित हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसी तरह से लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसे हम संतुलित कर देंगे। इस अभिक्रिया के बारे में भी पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं या आपने क्या अवलोकन किया। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, गैस है और कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की होती है। इसका जो रंग है भूरा रंग होता है, ब्राउन कलर। तो जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में लेकर गर्म करें तो परख नली भी हमें ब्राउन कलर की दिखाई देने लगती है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? अपघटन का। और उदाहरण देखें, सिल्वर क्लोराइड। इसको सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में खुला रख दें तो क्या होता है? ये सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर किसमें अपघटित हो जाता है?
सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड ये सिल्वर कलर का होता है, सफेद होता है, चमकता हुआ, जबकि सिल्वर ये ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है ये? सिल्वर जब बनता है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखने पर जो सिल्वर प्राप्त होता है वो ग्रे कलर का होता है, जिसे हिंदी में धूसर कलर भी कहते हैं। तो इस तरह से ये अपघटन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। यहाँ पर इस अभिक्रिया का उपयोग पूछते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का मुख्य उपयोग हम फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, उसमें सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो ये किसके उदाहरण हैं? अपघटन के। अब तीसरे प्रकार की अभिक्रिया देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के किसी तत्व या समूह को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक तत्व या समूह दूसरे पदार्थ के किसी तत्व या समूह को हटाकर स्थान ले लेता है तो क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इस अभिक्रिया में ए ने किसको हटा दिया? बी को हटा दिया और क्या बना दिया? AC बना दिया। ए ने किसका स्थान ले लिया? बी का स्थान ले लिया और क्या बन गया? AC बन गया। तो यहाँ पर उदाहरण देखें, आयरन ये सॉलिड है और इसे हम जलीय एक्वस कॉपर सल्फेट में डाल दें। किसमें डाल दें? एक्वस, एक क्यू लिखते हैं, एक क्यू, एक्वस जलीय कॉपर सल्फेट में डाल दें तो ये आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और यहाँ बन जाएगा कॉपर प्लस FeSO4। आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब इस अभिक्रिया में आप क्या देखेंगे? तो यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर होता है नीला, ब्लू कलर होता है। जब हम आयरन को इसमें डालते हैं तो धीरे धीरे विलयन का रंग ग्रीन, हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है और आयरन के ऊपर एक भूरे रंग की परत बन जाती है। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर इसमें यदि हम एक कील क्या डुबा दें? एक हम कील डुबा दें। ये हमने इसमें एक लोहे की कील डुबा दी है। ये आयरन है और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। कैसे कलर का है? ब्लू कलर का है, नीले रंग का है। धीरे धीरे इसके कील के ऊपर जितना हिस्सा कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा है उस हिस्से में एक भूरे रंग की परत जम जाती है। वो किसकी होती है? कॉपर की। तो इसके ऊपर कॉपर की परत जम जाती है और धीरे धीरे ये विलयन कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। तो इस प्रयोग को आप अपनी प्रयोगशाला में करके देख सकते हैं।
और उदाहरण देखें हम, जिंक धातु को यदि हम किसमें मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाते हैं। जिंक धातु को किसमें, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है, कॉपर धातु बन जाती है और ZnSO4 क्या बन जाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन बन जाता है। तो जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसी तरह से एक और उदाहरण Pb लेड लें, ये सॉलिड है, इसे हम CuCl2 कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन में डुबा दें, इसको लेड को, क्या होगा, कॉपर धातु बन जाएगी और PbCl2 का विलयन बन जाता है। ये एक्वस है तो PbCl2 का विलयन प्राप्त होता है। तो ये जो उदाहरण है ये किसके हैं, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसमें पता कैसे चलता है कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो एक क्रियाशीलता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे हम विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। मैं उस श्रेणी के कुछ तत्व जो आपको आवश्यक होते हैं वो लिखूंगी। ये यहाँ तक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, लेड और हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे कि इस श्रेणी को कैसे याद रखें, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसी श्रेणी को और थोड़ा आगे लिखें तो हाइड्रोजन से ही स्टार्ट कर देंगे। इतनी श्रेणी की आपको जरूरत पड़ती है। हाई कोल्ड है आपका, तो इसमें डबल ए आप, पी मतलब प्लेटिनम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसमें जो ऊपर के तत्व है वो अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। क्रियाशीलता क्रम ऊपर से नीचे आने पर कम हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, आपको बताना है Fe प्लस H2SO4। अब ये अभिक्रिया संभव है या नहीं, तो हम यहाँ देखेंगे कि आयरन कहाँ है, यहाँ है, और हाइड्रोजन यहाँ है। तो आयरन अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से। आयरन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। इसी श्रेणी का उपयोग करते हुए यदि हम एक और रिएक्शन देखें, कॉपर प्लस FeSO4, और आपसे पूछा जाए कि इस श्रेणी का उपयोग करते हुए बताइए ये अभिक्रिया संभव है या नहीं। अब हम देखेंगे कॉपर यहाँ है, मतलब ये कंटिन्यू सीरीज है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है। कॉपर यहाँ है और आयरन ऊपर है, तो यहाँ आयरन जो है वो ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, मतलब कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता।
तो आगे हम क्या लिखेंगे? कोई क्रिया नहीं, नो रिएक्शन। कोई क्रिया नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है आयरन से, इसलिए कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये किसके उदाहरण हो गए हैं? विस्थापन अभिक्रियाओं के। और विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने के लिए आपको ये श्रेणी उपयोगी रहेगी। और अब हम इसके बाद पढ़ते हैं द्विविस्थापन। अगली जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। चौथे प्रकार की अभिक्रियाएं द्विविस्थापन। डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों पदार्थों में उपस्थित तत्व या समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। जैसे मैंने ए बी लिया प्लस सी डी लिया, ए बी और सी डी। अब ए ने क्या किया? सी को हटाया और सी का स्थान ले लिया, तो सी क्या करेगा? ए का स्थान ले लेगा। तो यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा सी बी और यहां बन जाएगा ए डी। सी ने किसका स्थान ले लिया? ए का, और ए ने सी का स्थान ले लिया। यहां पर आप द्विविस्थापन में जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पर आयन परिवर्तित होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। दोनों पदार्थों के आयन एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। हम उदाहरण देखें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। क्या लिया हमने? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा? ये जो सिल्वर है ये किसके स्थान पर आ जाएगा? Na के स्थान पर, और Na किसके स्थान पर आ जाएगा? सिल्वर के स्थान पर आ जाएगा। यहाँ जो पदार्थ बनेंगे क्या बनेंगे? AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में आप क्या देखेंगे? जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं, ये दोनों कैसे हैं? बिल्कुल पानी जैसे दिखाई देते हैं। और जैसे ही इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें एक वाइट PPT प्रेसिपिटेट, जिसे हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो एक सफेद रंग का अवक्षेप बन जाता है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ये अवक्षेप नीचे तली में बैठ जाता है। ये अघुलनशील होता है, अविलेय होता है, घुलता नहीं है और नीचे तली में जाकर बैठ जाता है। तो ये सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें डबल डिकम्पोजिशन या द्विविस्थापन का। सोडियम सल्फेट, क्या लें हम? सोडियम सल्फेट का विलयन लें और इसमें हम बेरियम क्लोराइड क्या मिला दें? बेरियम क्लोराइड मिला दें। क्या होगा? सोडियम बेरियम को विस्थापित करेगा और बेरियम सोडियम को विस्थापित करेगा। सोडियम कहाँ आ जाएगा? बेरियम के स्थान पर, और बेरियम कहाँ आ जाएगा? सोडियम के स्थान पर। और यहाँ पर जो पदार्थ बनेंगे BaSO4
और सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का भी अपक्षेप प्राप्त होगा और ये किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का। तो व्हाइट PPT या अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका उदाहरण हुआ ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। एक उदाहरण हम और देखते हैं। हम लेते हैं लेड नाइट्रेट Pb NO3 होल ट्वाइस और इसमें पोटेशियम आयोडाइड क्या मिलाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां पर ये लेड क्या करेगा? पोटेशियम को विस्थापित करेगा और पोटेशियम लेड को विस्थापित कर देता है। और यहां पर जो पदार्थ बनेंगे PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट बैलेंस कर देंगे। ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। यहां पर ये PPT बनता है और ये कैसा होता है? पीला होता है। कैसे कलर का होगा? येलो कलर का होगा। और PPT अपक्षेप होता है, पीला अपक्षेप जो तली में बैठ जाता है। तो इस तरह से ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हुई। इनको अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि अपक्षेप नीचे तली में बैठ जाता है। द्विविस्थापन का एक और उदाहरण देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर क्या होगा? सोडियम किसको? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन सोडियम को विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन किसको? सोडियम को विस्थापित करता है। तो यहां पर क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं आज हमने पढ़ ली हैं। अभी इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं बची है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।